आप सभी का बहुत आभार और ख़ास तौर पर हरिवंश जी का ऐसे गंभीर सेशन को सुनने के लिए अक्सर जो जगह होती है उतनी नहीं भरती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारे साथ मेहमान ऐसे हैं और हम आपका ख़ास स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति, और जैसा राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि इतने उच्च संवैधानिक पद पर रहकर भी जिस इंसान की संजीदगी, उसकी जो सहजता है वो आपने बरकरार रखी है। बहुत धन्यवाद आपके उदारपूर्ण शब्दों के लिए अंजना जी। और मैं यह कहना चाहूँगा कि राजनीतिक मुद्दों पर जितनी गंभीरता से आप कहती और बोलती है उसका मैं एक बड़ा कमिटेड श्रोता हूँ और दर्शक हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है, ये तारीख मैं नोट कर लूँगी। 30 जून की तारीख थी जब शताब्दी आ रहा। आप सोचिए, मतलब आपके आदर्श हैं जेपी, वही जेपी जिनकी अधूरी क्रांति का नारा है और भावी इतिहास तुम्हारा है कहने वाले जयप्रकाश नारायण, और उन्हीं के गांव शताब्दियारा बलिया जिला में आपका जन्म हुआ। और वहां से लेकर यहां तक का सफर जिसमें आपने अनेकों रोल निभाए, संपादक वाला भी, एक नेता का भी, आपने जिंदगियों को भी करीब से देखा, और अब ऐसी हॉट सीट पर ये बैठते हैं। आप वो लम्हा सोचिए जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उपसभापति के तौर पर आपको वहाँ बैठना था और संसद चलानी थी, तो आप समझ सकते हैं कि चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, वो इनकी मीठी मुस्कान के सामने फीकी पड़ जाती हैं। शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? वो पत्रकार वाला हिस्सा, क्योंकि हमने सोचा है कि एक पत्रकार, एक संपादक, प्रभात खबर जैसे अखबार के साथ आपने लंबा काम किया, उसको आपने कैसे गढ़ा, क्या सोच थी? क्योंकि वहीं से समझ में आएगा कि आज के संपादक और उस वक्त के संपादक के दिमाग में क्या वाकई फ़र्क होता है। बहुत संक्षेप में, चुनौतियां हर दौर की अलग अलग होती हैं अंजना जी। हमारे यहाँ बड़ा वेल डिफाइंड एक कथन है, काल, देश, काल और परिस्थितियां। देश का अर्थ भौगोलिक आकार से नहीं, उस दौर से है जब वो चुनौतियां जिस समय में होती हैं। तो हर समय की अपनी चुनौतियां होती हैं। हमारे जैसे युवा पत्रकारिता में आए ही जयप्रकाश आंदोलन से प्रभावित होकर, मैं जयप्रकाश जी के गांव का था। मुझे संयोग से अवसर मिला 19-20 वर्ष की उम्र में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के धर्मयुग में चयनित हुआ। वहाँ से फिर मैं रविवार में काम करने कलकत्ता गया। पर हमेशा मेरे मन में कशिश रही कि पत्रकारिता क्या सामाजिक परिवर्तन में कोई रोल प्ले कर सकती है क्या, और इसका अगर शक्ति स्रोत कोई था तो जयप्रकाश जी का जीवन था, जिन्होंने एक बिल्कुल गरीब घर से कहूँ इस रूप में कि अमेरिका में जब उन्होंने पढ़ाई की तो अपने बूते नौकरी कर, होटलों में नौकरी कर, खेतों में श्रम करके वो अपनी पढ़ाई की और भारत लौटे, और कभी सत्ता की आकांक्षा नहीं की। तो उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन बड़ा नज़दीक से हमने देखा। जब उन पर आरोप लगा तत्कालीन सत्ता पर बैठे ऊपर के लोगों ने, तो जिस रूप में वो व्यथित हुए, उनकी भावना से, निजी भावना से आहत होकर हम जैसे बिल्कुल युवा लोग आंदोलन में आए। तो हमें यह देखने की ज़रूर मन में ख्वाहिश रही कि क्या पत्रकारिता कोई रोल प्ले कर सकती है क्या। उस रूप में एक बंद प्राय अखबार में, अविभाजित बिहार में मैंने काम करना शुरू किया, झारखंड में, जिस अखबार का आपने चर्चा किया, रांची में। रांची को इसलिए मुख्यालय बनाया क्योंकि झारखंड का इलाका जहाँ आप रही हैं, वो आप जानती हैं कि बहुत ही सुंदर इलाका तो है ही, आदिवासियों का इलाका है, और उस पर लंबे समय से कहा जाता रहा कि ये उपेक्षित इलाका है, इसकी देखभाल अच्छी तरह नहीं हुई, इनको विकास का अवसर नहीं मिला। वहाँ से हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की, और वो अखबार तब बंद प्राय था। वहाँ वेल इस्टेब्लिश कम से कम आधे दर्जन से अधिक अखबार थे, उनके मुकाबले अखबार खड़ा हो पाया। तो मैं मानता हूँ कि हमारी टीम की बदौलत, और हमेशा जो मेरा निजी अनुभव रहा कि मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति नहीं। हम लोगों ने कोशिश की कि उन मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों ने हमें ताकत दी कि हम नीचे से बिल्कुल ऊपर तक गए, और लगभग 27 से 28 वर्षों तक वहाँ मैंने पत्रकारिता की। वो देश के 6 महत्वपूर्ण अखबारों में से वो बना, और उसकी लगभग रीडरशिप 1 करोड़ से अधिक गई। 10 एडिशंस हम लोगों ने किए। उसके बाद फिर मैं राजनीति में आया। ये एक शब्द है हिंदी का, चटक। कहते थोड़ा सा तो हेडलाइन को चटक बनाना पड़ता है, तभी लोग पढ़ते हैं। आपका अनुभव ये कहता है? नहीं, मैं जैसे आपको बताऊं कि पहला टर्न अराउंड कैसे अखबार में हुआ, अगर आप पूछें मुझसे, तो 1990 अक्टूबर में 89 मैं अक्टूबर में गया था। उस वक्त चुनाव हो रहे थे लगभग,
उन दिनों रांची में एक घटना हुई और तब बिहार जिन वजहों से जाना जाता था कि बिल्कुल कानून का राज वहाँ बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट पे जहाँ कल आप जाती हैं, वहाँ एक कॉलोनी में एक महिला रहती थी, विधवा, आज भी मुझे नाम याद है, कुसुम। उसके घर डकैती हुई दिन में 3 बजे, और वो उनकी 2 लड़कियां साथ में रहती थी। जो भी घटनाएं हुई वो तो बात की हिस्सा है। मैं शाम में जब काम शुरू किया तो सब चीज़ों को खुद देखता था। तो एक छोटा सा, जैसे होता है अखबारों में, एक घटना के रूप में आ गई, 4 लाइन की ऐसी घटना हुई। माना जाता था कि दुनिया में, ग्लोब में या दिल्ली में या राज्य की राजधानी पटना में जो वही हेडलाइन, वही फर्स्ट पेज पे खबर जा सकती है। हमने उस पर बहुत गौर किया। हमने कहा ना, एक व्यक्ति की इतनी पीड़ा कि एक एयरपोर्ट जैसी सिक्योर्ड प्लेस में दिन के 3 बजे डकैती होती है एक महिला, यानी एक सिटीजन को जो सिक्योरिटी का राइट स्टेट देता है, जिसके कारण स्टेट का गठन हुआ अगर नहीं है, तो ये खबर, उसको मुख्य खबर बनाया। मैं बहुत संक्षेप में कहूँ कि 2 महीना में वही वहाँ इलेक्शन का एजेंडा डिफाइन, वही वहाँ इलेक्शन का एजेंडा बन गया। उस पर राजीव गांधी जी अपने प्रचार में आए तो उनको बोलना पड़ा। तो ये मुद्दे की ताकत होती है, व्यक्ति की नहीं। और हमने ऐसे लगातार मुद्दे उठाए, पशुपालन घोटालों तक लेकर के अनेक का, और जिनको भी हम सब ने मुद्दा बनाया, अंजना जी, फक्र के साथ कह सकता हूं कि जो भी बड़े मुद्दे हुए उनमें सुप्रीम कोर्ट से सबका कन्विक्शन हुआ। इससे मैं आज की पत्रकारिता पर एक बार आना चाहती हूँ। हाथरस का जो कांड हुआ यूपी में, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, आज तक ने उसको बढ़ चढ़ कर दिखाया। मुद्दा बना, लेकिन उन सीटों पर सत्ताधारी पार्टी की ही जीत हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम बढ़ चढ़ कर उठाते हैं, मतलब चाहे आप दिल्ली का ही निर्भया कांड ले लीजिए, लेकिन जनता उसके साथ कैंडल मार्च करने को तो तैयार हो जाती है, लेकिन वोट के मामले में मतलब जिस तरह की लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, सत्ताधारी पार्टी ही जीती। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भारतीय राजनीतिक संदर्भ में कह सकता हूं कि पॉलिटिकल एडुकेशन एक प्रोसेस है और समय लगता है। आप देखें 1952 के चुनाव में भी बिहार में चुनाव हुए जी, किस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण मुद्दे उठाते थे गरीबों की। वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते थे, सारी जातियों के गरीबों की बात करते थे। उस वक्त के उनके मुद्दे को देखिए, और वो मुद्दे आते आते 1967 में कांग्रेस की सरकार गई। यानी एक प्रोसेस है, लोगों को प्रशिक्षण देने में। ये कोई वैसा नहीं है चमत्कार, केमिकल चमत्कार कि आज आपने कुछ डाला कल सुबह कुछ बदल जाए। तो जो भी आज तक ने इन मुद्दों को हाथरस से लेकर बनाए, पब्लिक को एडुकेट करता है। इसका असर आप आने वाले समय में आप पाएंगी। पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी डिफिनीशन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऑस्ट्रेलिया एक कार्यक्रम में गया था, रॉबर्ट मेंजेस का जी, और मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं नोट करके लाया था, आपको मैं बताऊं। जरूर। पॉलिटिक्स वो कहते हैं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स अपोजिशन लीडर, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। पॉलिटिक्स एक कला है जिसको नेग्लेक्ट किया है। इट इज ओनली इफ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स सक्सीड्स देन द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स विल बी इफिशिएंटली स्टडीड एंड मास्टर्ड। हमें उसको अध्ययन करना पड़ेगा। अभी मैं नागालैंड से एक कॉन्फ्रेंस से 3-4 दिनों पहले आ रहा था। एक युवा था बहुत, और वो किताबों का बड़ा शौकीन लड़का, नागालैंड का रहने वाला। उसने मुझे जाना तो कहा, सर एक चीज़ आपसे कहूँ। मैंने कहा बहुत, बताओ। कहा कि आई हेट पॉलिटिक्स। हमने कहा बहुत अच्छा, हम देर तक बात करते आए। हमने कहा तुम चाहते हो कि आसपास की व्यवस्था अच्छी बने, तुम्हारा शहर अच्छा हो, यह प्रदूषण खत्म हो, तो ये कैसे होता? अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो है वो फेट तय करती है। पॉलिटिक्स समाज को दिशा देती है, और पॉलिटिक्स से ऊपर भी साहित्य है, उस पर मैं लौटूंगा। फिर कहते हैं वो रॉबर्ट मेंजेस, आई बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिविल एक्टिविटी टू विच ए मैन में डिवोट हिज कैरेक्टर, हिज टैलेंट्स एंड हिज एनर्जी. We must in our own interest elevate politics into statesmanship and statecraft. Politics को हम इतना ऊपर ले जाएं कि statesmanship और statecraft हम लोगों में डेवलप कर सके. We must aim at a condition of affairs in which we shall no longer reserve the dignified name of a statesman for a Churchill or Roosevelt. अंजना जी वो कहते हैं, but extends it to a lesser man who give honorable patriotic service in the public affairs. यानी जो हम कहते हैं कि रूजवेल्ट या फला ने देश और दुनिया बदल दिया, वैसा हम अपने यहाँ नगरपालिका में खड़ा करें, पंचायतों में खड़ा करें, विधानसभाओं में खड़ा करें, देश पर ले जाए, तब तकदीर बदलेगी. ये फिर वो आगे एक चीज और कहते हैं लास्ट में, अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स इज बोथ ए फाइन आर्ट एज वेल एज ए साइंस. द साइंटिफिक एस्पेक्ट इंक्लूड्स
He tells, and I quote, the measurement and estimation of economic trends. पॉलिटिक्स का साइंटिफिक एलिमेंट क्या है कि आपकी पॉलिटिक्स कितनी सक्सीड की है, वो मेजर होगा एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, उसके लिए फाइनेंस कहाँ से लाते हैं, इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं कहूँगा कि फ्रीबीज के ज़माने में आप बहुत उस पर कहती हैं। थर्ड कहते हैं डिवाइजिंग प्लान्स फॉर सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का प्लान हम कितना डेवलप करते हैं। लास्ट, द डिस्कवरी ऑफ व्हाट टू डू, उसके आगे क्या। तो ये सवाल पॉलिटिक्स ही तय करती है। आई हेट पॉलिटिक्स वाले यहाँ भी हैं क्या कुछ बच्चे? आई हेट पॉलिटिक्स। अच्छा, एक बच्ची ने हिम्मत दिलाई है, एक बच्ची और पीछे से, और ये साहब भी हाथ उठा रहे हैं। अब वहाँ पर आती हूँ जहाँ पर एक संपादक से आपने सोचा कि नहीं, आपने अपने जीवन में जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जेपी और लोहिया, इनको आप आदर्श पुरुष मानते थे, उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे सीखते थे। वहाँ से एक बहुत मुश्किल मोड़ आता है कि मैं पॉलिटिक्स में एंटर करूँगा, और आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको और भी ज़्यादा जज किया जाता है। अब वहाँ पे आपके पास वही नेता होते हैं जो सामने में हैं, वहाँ पर तो आपको लोहिया जी और गांधी जी मिलेंगे नहीं। तो ये चयन कितना मुश्किल था कि हाँ, मुझे अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है और जो लोग हैं उनके साथ काम करना है। लगभग 4 दशकों तक पत्रकारिता के बाद अंजना जी, और बिहार को मैं बदलते देखा। नीतीश जी सत्ता में थे, उनका प्रस्ताव था कि मैं राज्यसभा में जाऊं, मैं स्वीकार किया, क्योंकि मैं मानता था कि पॉलिटिक्स 4 सप्ताह तक मैंने एक पत्रकार के रूप में समाज को गहराई से और नज़दीक से देखा, राजनीति को भी देखूं। और नीतीश जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, इसका मैं साक्षी रहा। दूसरी बात मैं कहूं कि उस वक्त भी जो आप कह रही हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चूंकि आप पत्रकारिता में रहे, नीतीश जी से ये संपर्क रहा इसलिए आप आए। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूं कि उस वक्त हमारे प्रेस काउंसिल के चेयरमैन होते थे मार्कंडेय काटजू जी, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। उन्होंने एक बार प्रेस काउंसिल चेयरमैन के रूप में एक साधारण सा बयान सारे अखबारों को बिहार के लिए दिया कि बिहार में अखबार सरकार की आलोचना नहीं छाप रहे। मैंने खुले में 4 पेज का ओपन लेटर उनको लिखा, अपने अखबार में छापा भी। कितनी हमने आलोचनाएं, कितनी किस जगह किस तारीख को सरकार की छपी है। पर जहां पर इतिहास बन रहा है उसके साथ अगर हम न्याय नहीं करते हैं, तो दिनकर ने भी लिखा था, अगर आप तटस्थ हैं तो आपके अपराध को इतिहास दर्ज करेगा। वो हमने किया अच्छे कामों का। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स समाज को चेंज करने का तरीका है, और पत्रकारिता लोगों को इन्फॉर्म करके सजग बनाने और जागरूक बनाने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। अच्छा, चूंकि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बात करूं, आपने नीतीश जी को बहुत करीब से देखा है, तो मेरे साथ यहाँ बैठे लोग भी जानना चाहेंगे कि उनकी खासियत, मतलब हर कोई, अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल पंडित बस नोट कर रहा है, ही इज़ द बिगेस्ट सर्वाइवर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 20 साल तक अपने दम पर बहुमत कभी नहीं लाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे, और एक बार फिर दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद उनको सीएम बनाया जा रहा है। तो आपने करीब से कुछ ऐसा देखा हो सर, जादुई, हम लोग को भी बता दीजिए, हम लोग भी जाने कि उनमें ऐसा क्या है। कम से कम अंजना जी आप तो स्वीकार करेंगे कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो 20 वर्षों से सत्ता में है और आगे बने, मतलब वो दौर पूरा कर रहे हैं जितना शायद किसी राज्य में कोई चीफ मिनिस्टर पद पर न रहा हो। दूसरा, उनकी सादगी, इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद, और केंद्र में भी सादगी चलती है सर। आपको मैं बताऊं कि उनके निजी जीवन की रहन सहन और जो सत्ता में लोग हैं उनके निजी जीवन का रहन सहन, मैं चूंकि संवैधानिक पद पर हूं, बहुत खुलकर नहीं बता सकता। नीतीश जी का निजी जीवन जितनी सादगीपूर्ण है, वह कह सकते हैं कि जो जयप्रकाश जी ने नारा दिया था कि संपूर्ण क्रांति समाज में हो, तो उसको आगे बढ़ाने वालों में उनके अनुयायी जितने निकले, उसमें सबसे प्रामाणिक चेहरा आज वही है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दूर दूर तक सत्ता में नहीं रखा। उन पे आज इतने पदों पर, रेल मंत्री से लेकर यहां तक रहते हुए, कोई एक दाग नहीं लगा। आज की राजनीति में मामूली उपलब्धि आप मानती हैं? सर, ये रहस्य खुला नहीं है अभी भी। ये सारी चीजें ऐसे आपको अनेकों लोग राजनीति में मिल जाएंगे, कोई तो उनका एक मैजिक फॉर्मूला होगा जिसकी वजह से वो एकदम इंडिस्पेंसिबल है, कोई भी हो। दो वजह। क्या? पहला,
जिन लोगों ने बिहार में अपना समय गुजारा है 2005 के पहले तक, वो उस बिहार को देखकर समझ सकते हैं वो बिहार कहाँ था। वहाँ से वो उस बिहार को निकाल कर यहाँ तक पहुँचाना हम जैसे लोगों के लिए एक मैजिक ही है, अकल्पनीय। जहाँ पटना में मैं रहता हूँ और स्टेशन पर उतरने पर हमें कहा जाता है कि आप स्टेशन पर ही रात गुजारने, शहर में न जाएं। उस राज्य में नक्सल इलाकों में 2 बजे रात को गुजरना, चले जाना, नक्सल मूवमेंट का स्वतः कमज़ोर हो जाना, क्योंकि उन लोगों को अवसर देना, सत्ता से जोड़ना। और महिलाओं को, आप बिहार के सामंती, आपने तो नज़दीक से देखा होगा, बिहार में जो सामंती मानस था, वहाँ लड़कियाँ साइकिल लेकर स्कूल जा सकती हैं ग्रामीण इलाकों में, अकल्पनीय बात थी। मैं एनसीसी कैडर के रूप में 1972-73 के आसपास बेंगलोर गया। वहाँ एमजी रोड पर मुझे लड़कियाँ स्कूटर चलाते देखी तो मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। इस तरह का फ्यूडल समाज था। चूँकि बेंगलोर दुनिया की सिलिकॉन वैली का दूसरा नंबर का वो शहर बन गया, सिलिकॉन वैली के बाद बिहार क्यों नहीं बन सका, वो ताकत नीतीश कुमार ने बिहार को दी। आज बिहार की गांव-गांव में आप जाएं, लड़कियां जिस तरह से दौड़ती हैं, बाहर है, घरों से बाहर हैं, वो मैजिक दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ सकते। पहली, महिलाओं को ताकत। दूसरा, पंचायत चुनाव में 50% हिस्सेदारी। थर्ड, करप्शन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। आपको याद होगा कि अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाए, पर मैं मानता हूं करप्शन में जब तक ये जन मूवमेंट नहीं होगा तब तक सरकारों के प्रयास ये इस पर अंकुश लगा पाना शायद सफल नहीं होगा। तो नीतीश जी के जीवन की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग सादगी जो मैंने कहा, और समाज के हर तबके में अपील। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के उनके प्रति एक वो बनाते हैं महिलाओं वाला तो मैं भी मानती हूँ, मैंने देखा, और ये 10,000 वाला भी देखा जो वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री रोजगार योजना है। अब आते हैं उस हिस्से में कि ये जो वहाँ से आप आइए, अगर आपको लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया के ज़माने में जर्नलिस्ट टू पॉलिटिशियन बने होते तो शायद ज़्यादा आपको मतलब अग्रेशन का या उसका क्रूरता का सामना करना पड़ता। आज के युग को आप देख ही रहे हो। नहीं, बिल्कुल एग्रेशन है। तब भी कुछ पैमाने पर था। जैसे जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की और नए ढंग से खबरें छापने शुरू की तो लोग कहते थे ये लोग साप्ताहिक की पत्रकारिता इन्होंने की है, इसलिए पत्रकारिता की समझ नहीं है। पर पत्रकारिता के बिल्कुल नए मुद्दों को उठाकर हमने काम करना शुरू किया। हम बिल्कुल भूल गए कि वहाँ जो पुराने वेल स्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स हैं उनके मुद्दे क्या, हमने नए मुद्दों को तलाशा। अगर आप आज पूछे कि अगर आज आपको कुछ करना हो पत्रकारिता में तो क्या करेंगे? हाँ। मैं अभी पिछले सप्ताह एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कभी हमारे देश में लोगों को इसके बारे में और जागरूक होना चाहिए। ये नई किताब है ब्रेकनेक। ये है चाइनाज क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर बाय डैंग वैंग। वैंग मूलतः ये चाइनीज नहीं है, कैनेडियन है। ये पत्रकार हैं। ये एक पुस्तक ही एक तरह के अमेरिकन सिटीजनशिप, अमेरिकन लीडर्स और अमेरिकन लोगों के लिए एक खुला पत्र है अपने समाज को देखने की, किस तरह से चीन अपने को बदल रहा है और अमेरिका कहाँ खड़ा है। वो दो चीज़ कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बुक का आइडिया क्या है, तो कहते हैं कि अमेरिका आज जहाँ खड़ा है और चीन खड़ा है, 21वीं सदी को रीडिफाइन करने की दोनों में होड़ चल रही है। पर अमेरिका का बैकग्राउंड क्या है, उनको मैं कोट करूं एक तरह से, द स्टार्केस्ट कंट्रास्ट बिटवीन द टू कंट्रीज इज द कंपटीशन दैट विल डिफाइन द 21st century. An American elite made up mostly liars excelling at obstruction. यानी सारे वकील वहां पॉलिटिक्स में हैं, आगे हैं, जो एक्सेल करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन में, चीजों को रोक देने में, बाधित कर देने में। Whereas versus a Chinese technocratic class made up of mostly engineers that excels construction. और चीन में सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं। 78 में जब चीन बदलना शुरू किया तब भारत कई चीज़ों में उनसे बहुत आगे था, अंजना जी। और देंग सियाओपिंग ने तब से वहाँ इंजीनियर्स को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। वो एक उदाहरण देते हैं, उसका असर क्या पड़ा। मैं अपने भारत से जुड़ूंगा, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 में कैलिफोर्निया वोटर्स अप्रूव्ड द बिल्डिंग ऑफ ए हाई स्पीड रेल लिंक बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स। This was also the time when China began the construction of a high-speed rail line between Beijing and Shanghai. बीजिंग संघाई में और उधर सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स में साथ बनना शुरू हुआ हाई स्पीड की रेल। चीन ने 3 वर्षों में बना लिया। अमेरिका में अभी बन रहा है, वो 2030-33 तक हुआ। चीन इस 1300 किलोमीटर में 36 बिलियन में अपना खर्च करके पूरा किया। अमेरिका का भी एस्टिमेट है कि $1.28 बिलियन लगेंगे।
हमारे यहाँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए 14 के बाद, तो आपको याद होगा हिमाचल से लेकर रेलवेज में अनेक 52, 53 के प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, आज तक लटके थे, उनको पूरा करने में समय लग रहा है। यानी चीज़ों में जब तक आप परफॉर्मेंस में एक्सेल न करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी आज की दुनिया को बदल रही है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, पत्रकारिता में आए तो विचार बदलते थे। विचारों के बारे में था कि फ्रांस की क्रांति के बाद विचारों का जो प्रवाह आया, गांधी से लेकर के और उसके पहले तक रूस, चीन, वियतनाम से लेकर फ्रांस की क्रांति तक वैचारिक ढंग से चीज़ें चली। उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे आई। 2008 में लगभग 2008 या अभी हाल में ग्रेजुअल पुस्तक आई, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट की, उसने कहा कि इन दोनों के बीच, यानी टेक्नोलॉजी और विचार के बीच ये दौड़ जो चलती रही खरगोश और कछुए की तरह, लगभग 100 साल बाद, यानी फ्रांस क्रांति के विचारों के उद्गम के 100 साल बाद टेक्नोलॉजी, आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। आज 4th स्टेज में टेक्नोलॉजी है, आज AI का ज़माना है। आज टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही, विचार कम बदल रही। इस टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत को जागरूक करने का काम, लोगों को बताने का काम, अगर मैं पत्रकारिता करूं तो मेरे लिए प्रायोरिटी होती कि मैं लोगों को बता सकूं, जोड़ सकूं कि हम इसमें पीछे ना पड़ें, आगे जाएं। आपके अंदर के संपादक, नेता दोनों से मेरा प्रश्न है, अगर विवेकानंद, महात्मा गांधी, JP, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, और उसके बाद से मतलब सब, राम मनोहर लोहिया, सबको, उनको आप अनुयायी हैं। आप जब सुनते हैं कि 10,000 रुपये मुख्यमंत्री रोजगार योजना में चुनाव के एन पहले दिया जा रहा है, आप जब सुनते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो मकर संक्रांति को 30,000 रुपये आपको देंगे, हम आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, हम आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये जो चुनाव और समाज की व्यथा के बीच में एक व्यापारिक कनेक्शन वोट बैंक के लिए बनाया जा रहा है, आपके अंदर का वो अनुयायी जब ये सब सुनता है तो कैसे देखता है इसको? यथार्थ ये है कि सत्ता में रहकर ही परिवर्तन संभव है अंजना जी। सत्ता में आने के लिए वो कदम जो प्रोडक्टिव तरीके से लोगों को हमारे साथ जोड़ सके वो करेंगे, लॉन्ग टर्म में लोगों को एडुकेट करेंगे। हर वो काम, चाहे हम 10,000 भी दे रहे हैं, उसको अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी से कैसे जोड़ें, राज्य की GDP से कैसे जोड़ें, राज्य की एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ें। अगर हमारे पास ये प्लान है, और जैसा मैंने रॉबर्ट मिंज की परिभाषा आपको बताया पॉलिटिक्स की, कि हम उसके इकोनॉमिक कॉस्ट को अगर हम जोड़ सकते हैं तो उसके अनुसार हम चीज़ों को प्लान करेंगे, वो कदम हम देना चाहेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि हम नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ हम लोगों को बताना भी चाहेंगे कि पब्लिक को एडुकेट करना भी पॉलिटिक्स का धर्म है। मेरी नज़र में आपके जीवन का सबसे, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, चुनौतीपूर्ण वक्त था जब धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ था और उपसभापति के रूप में आपको उस हॉट सीट पर बैठना था। थोड़ा बताइए कि अंदर का पॉलिटिक्स में क्या होता है, आज तक लोग समझ नहीं पाए, हुआ क्या? नहीं, अब आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि स्वास्थ्य कारणों से माननीय हमारे तत्कालीन सभापति जी ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद वो दायित्व कुछ समय के लिए मुझे सौंपा गया और मैंने उसका निर्वाह जो संवैधानिक मर्यादा और मूल्य उसके तहत पूरा किया। अंजना जी, तो क्या ऐसे ही मुस्कुरा के सबको खुश कर दिया? क्योंकि वहाँ सामने से तो बड़ा गुस्सा आता था, है? बहुत चैलेंज रहा होगा। उसके लिए संविधान में लेट डाउन नॉर्म्स हैं और संविधान से अधिक राज्यसभा के और लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं। हम सब उससे बंधे हुए हैं, जो पद चेयर पर बैठते हैं वो भी, और जो सदन की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं वो भी। है वैसी गरिमा पे आप जरूर कभी सवाल उठा सकती हैं, पर उस गरिमा को कायम करने का दायित्व भी हम लोगों का। हाँ। तो कैसे समझाते कैसे हैं, मतलब क्या बोलते हैं? जो एक दो के साथ अच्छा हो तो उनको धीरे से तुम समझाओ यार। जी। नहीं, जो स्पष्ट जो वैधानिक प्रावधान है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, वही मैं अब चेयर से बताता हूं कि इस दायरे के अतिरिक्त मैं बाहर नहीं जा सकता। और हम सबके लिए कंपल्सन है, आपको भी मानना है, चेयर को भी मानना है। पत्रकारिता में भी कई लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए ये टिप दीजिए कि एक पत्रकार होते हुए आप पॉलिटिशियन बने, बावजूद इसके जो हम लोगों ने आपके जीवन को देखा है, सर्वमान्य, सर्व की तरफ से सम्मान, सब कुछ मिलता है, तो कौन सी खूबी चाहिए जिससे ये मुमकिन किया जा नहीं, सके? कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी के प्रति नहीं है। विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, विचारों पर असहमति रख सकते हैं, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में वैचारिक असहमति उसकी ताकत है, ये रहना चाहिए। बाकी मर्यादाओं का पालन तो हमारे पार्लियामेंट में भी है, एटिकेट्स का पालन, और मैं यही लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं कि भाई एटिकेट्स उसमें लिखा हुआ है, और यही पार्लियामेंट
आप देखें संविधान सभा में, हम संविधान दिवस आज मनाते हैं, उससे जो सब कुछ सीखने का जो मर्म है वो एक ये है कि जो भी 2-2.5 वर्ष जो संविधान सभा की बैठक हुई, लगभग 3 वर्ष के आसपास, उसमें एक विवाद ऐसा नहीं था जिस पर वोटिंग हुआ। कभी बहिष्कार हुआ, कभी शोरगुल हुआ, कभी हंगामा हुआ, जबकि भारत लगभग हजारों वर्ष बाद एक हो रहा था और एक से एक सेंसिटिव इशूज थे। हम अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग रीति रिवाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आ रहे थे। तो अल्टीमेटली कुछ दौर के लिए, अगर मान लीजिए फिल्मों में भी देखती हैं आप, जीवन में भी वो सच है, उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमारा मकसद हमेशा रहना चाहिए कि हम आदर्शों को पुनः स्थापित करें, अगर आदर्शों से हम नीचे चले गए हैं। विपक्ष का कोई ऐसा नेता जिसके साथ आपकी समझ अच्छी है, और अभी मौजूदा जो आप विपक्ष के नेता देखते हैं राज्यसभा में, ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता होगा, ऑफ भी, कौन आपको लगता है कि मतलब सही है? नहीं, आप ये पूछें, मैंने असमंजस वाला सवाल नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं, कोई ऐसा नहीं जिससे मेरा कोई निजी विवाद है, और मैं बैठता ही हूं। शायद मैं पहला डिप्टी चेयरमैन हूं, जब चेयरमैन अपने चेयर पर होते हैं तो मैं हाउस के अंदर बैठता हूं, इसके पहले कोई हाउस में नहीं बैठता था। और मैं बैठता ही हूं माननीय खड़गे जी के साथ, वो बहुत पुराने बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे कई चीज़ें सीखता हूं। वो इस उम्र में सदन में जितनी मतलब ज़रूरत जितनी हो बैठते हैं, एक एक चीज़ को धैर्य से सुनते हैं। इसके पहले गुलाम नबी जी थी, गुलाम नबी जी मर्यादाओं को कैसे राजनीति में हमने समझा, बिल्कुल पढ़ा तो बहुत था, लेकिन यथार्थ तौर पर वो गुलाम नबी जी के साथ तीखे से तीखे सरकार पर प्रहार करते थे वो, लेकिन वो मर्यादा, वो शब्दों का गरिमा उसकी, वो आचरण, और हमेशा बैठने पर चीज़ों को सिखाते थे। उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं आपको नाम लूँ हर दल में। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन किसी को देना हो आपकी नज़र में वो कौन है? नहीं, ये द्वंद का सवाल होगा, क्योंकि मेरे लिए सभी इसमें बहुत ही सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसा हो जो समझदारी से, और सारे लोग मतलब मोस्टली एक चुनना मुश्किल है। हाँ, जैसे मैं शुरू करूं, अरुण जेटली जी थे जब वो थे, बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे व्यक्ति। उसके बाद से लेकर अभी हमारे नड्डा जी हैं, ये सभी बड़े ही वेल बिहेव, बड़े समझदार लोग। और मैं आपको बताऊं कि सदन में जो हम सब बात करते हो, लेकिन सदन के अंदर जब सारे लोग अलग बैठते हैं, उसी वक्त उसी क्षण बहुत मर्यादित ढंग से आपस का विचार मंथन चलता है। चलते चलते यहाँ पर जितने युवा पीढ़ी और हर उम्र के लोग हैं, उनको कुछ मंत्र दीजिए कि आपसे, आपके जीवन से सबसे बड़ा टेक अवे उनके लिए क्या हो सकता है, जिसको वो अपने अंदर ऐसे ढाले कि उनको भी एक दिन ऐसी सफलता मिले। नहीं, मेरे जीवन से नहीं, पर जो चीज़ें श्रम का कोई विकल्प नहीं। नारायण मूर्ति जी ने अभी कहा 70 घंटे काम करो। मैं पढ़ा अखबारों में कि उनको ट्रोल किया गया, कहा गया दुनिया में श्रम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अपने जीवन को रिडिफाइन करना चाहते हैं, नया इतिहास लिखना चाहते हैं, नई इबारत, नई पृष्ठभूमि आप बनाना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, बिना श्रम के मुमकिन नहीं। और इतिहास पलट कर देख लीजिए, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अपने वैज्ञानिकों से लेकर उनका जीवन देख लीजिए। आप आज ही में कुछ ही दिनों पहले मैं न्यूटन को पढ़ रहा था, दांते को पढ़ रहा था। साहब दांते और ये सब जो लोगों ने दुनिया को बदला, उनका जीवन पढ़िए, एक मिनट उनको जीवन में चैन नहीं मिला। परेशानी क्या होती है, चुनौतियां क्या होती हैं। गांधी को पढ़िए, किस तरह की वेदना से गुजरे। सरदार पटेल को पढ़िए, मेयर के रूप में किस तरह सरदार पटेल ने काम किया, रिमार्केबल। किस तरह से अपने पूरे परिवार को, मतलब मणिबेन थी उनकी लड़की जो उनके साथ कपड़े सीते थी, अविवाहित रह गई, उनका खर्च कैसे चले। अपने लड़के को साथ नहीं रहने दिया कि लड़का साथ रहेगा तो कभी कोई उनके नाम पर काम कर सके। देवर द स्टॉलवर्ड्स। बीपी मेनन की किताब है, ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। सरदार पटेल पर मेमोइर्स लिखा है। एक आदमी जो लगभग खद्दर की फटी गंजी पहनते हुए मॉर्निंग में वॉक कर रहे थे और सोने से और हीरे से लगता कि राजा पीछे घूम रहे हैं, कैसे इस देश का एकीकरण। कैरेक्टर, ये चरित्र ही दुनिया को दिशा देता है। और भारत इस मामले में धनी रहा है, आध्यात्म के रूप से भी और साहित्य के रूप से भी। हमारे यहाँ चरित्र रिडिफाइन चीज़ों को करता रहा है। चरित्र, अध्ययन, श्रम, यही चीज़ें हमें जीवन में अपने गांव में मिली। रामायण महाभारत की सीख मिली, गीता से बहुत कुछ जानने को मिला। वही चीज़ें हैं जो आपको भी आगे ले जाएंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. मतलब यकीन करना मुश्किल है कि हम लोग राज्यसभा के उपसभापति के साथ बैठे हैं और इतनी सहजता से नहीं, मतलब बहुत आपने धन्यवाद आपके। बातें कही है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। श्रम ही सबसे बड़ा टेक अवे है आपकी जिंदगी का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।